एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आखिर पाकिस्तान ने वो फैसला सुना दिया जिसका पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन को इंतजार था। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा मगर भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ मुतनाज़ फैसला देकर आईसीसी ने T20 कप को सियासी बना दिया है। इस भारत नवाज फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश से यकजहती का इजहार करते हुए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के इस फैसले के असरात क्या होंगे, आईसीसी को कितना माली नुकसान होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह फैसला कैसा साबित होगा? क्या पाकिस्तान का फैसला वर्ल्ड कप की मईशत हिला देगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नोमान नियाज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अब सिचुएशन ये है कि अभी पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया उसमें यह बताया गया कि एक तो पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इख्तियार दिया है और यह इजाजत दी है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन भारत के खिलाफ 15 तारीख को जो मैच हो रहा है वो ना खेलने की हिदायत की है। सबसे पहले तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो तमाम सूरत हाल इस वक्त बनी हुई थी, खासतौर पर जो बांग्लादेश की सिचुएशन थी और जो उसने मुतालिबा किया और फिर जो आईसीसी का रवैया था, उसके बाद तमाम सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान का यह डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है? आउटस्टैंडिंग डिसीजन है जी हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। एंड आई पर्सनली फील कि ये सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं था। उनके साथ जो हमने सोलिडारिटी दिखानी है वो तो हमने दिखा दी थी। हमने उनको वोट किया। आपके चेयरमैन ने पिछले हफ्ता 10 दिन पहले क्लियरली कहा था कि प्रिंसिपली वो राइट थे और उनके साथ ज्यादती हुई है और उनको जो है पार्टिसिपेशन की इजाजत देनी चाहिए थी और वेन्यू उनका चेंज करना चाहिए था टू श्रीलंका। तो वो सोलिडारिटी में तो यू स्टैंड विद देम। लेकिन अभी जो आपने ये जो डिसीजन लिया है, इससे आज शरादा बिखर गया है इंटरनेशनल क्रिकेट की जो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। और उसका रीजन ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, क्योंकि उनके साथ बायलैटरल सीरीज में इंडिया खेलता है होम एंड अवे, और वो डिपेंडेंट है टोटली। आईपीएल का ब्रांड है $9.6 बिलियन का सॉरी। तो उसमें वो जो है उनको तो फाइनेंशियल जो नजर आ रहा था वो टेल वैगर्स बने हुए। ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, लेकिन वो टेल वैगर था इंडिया का। और इंडिया हेगेमोनिकली रन कर रहा है वर्चुअली वर्ल्ड क्रिकेट को अपने फाइनेंशियल मसल में, क्योंकि 70% जो ब्रॉडकास्ट का रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है। और आप हैरान होंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स की जगह 8 कॉन्टिनेंट्स किए गए थे ब्रॉडकास्ट लाइसेंसिंग में और एक्विजिशन पर। इंडिया को एक कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया था। ये जो पिछला साइकिल जो जियो स्टार ने खरीदा था $3 बिलियन का। तो अभी जो है पाकिस्तान हैज बिकम द, क्योंकि आपके जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं लाइक अफगानिस्तान और श्रीलंका फुल मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल ही लैपडॉग्स हैं बीसीसीआई के। शादा उगरा ने बड़ा ठीक कहा कि जो आईसीसी है वो तो अब लगता है कि बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। तो अब आपने जो ये हरकत की है, 63% रेवेन्यू जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। आपको जल्दी से एक और फिगर दूंगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 400 मिलियन लोगों ने जो है ग्लोबली वोट फाइनल देखा था और 167 मिलियन ने 2021 का वर्ल्ड कप का मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का। और आप हैरान होंगे कि सिर्फ इंडिया में 15.9 बिलियन जो है वो व्यू मीट्रिक्स थे 2021 में, और 2022 में 265 मिलियन ने देखा, 2023 में 173 मिलियन ने देखा, और डिजिटल व्यूअरशिप 225 मिलियन थी 2023 में। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो वन साइडेड मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वहां पे 206 मिलियन व्यूअर्स थे टीवी पे, और हैरान होंगे कि डिजिटल जो है व्यूअरशिप जियो हॉटस्टार की वो 602 मिलियन थी। तो यू कैन वेल इमेजिन। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जो डिसाइड हो गया था, जिस तरह पाकिस्तान भारत के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला था पिछला टूर्नामेंट, अब भारत भी न्यूट्रल वेन्यू पर हमारे साथ वहां पर मौजूद है, दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई। तो आईसीसी रूल बुक क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमें सिक्योरिटी खदशात के बायस श्रीलंका का ऑप्शन दिया था और हम फिर भी इनकार करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान टीम खेल सकती है वर्ल्ड कप? देखें, पाकिस्तान बिल्कुल वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट कर सकती है। आपका जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है वो होस्ट कंट्री के साथ वो आपने किया, और उसकी वायलेशन अब बहुत मिनिमल है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, अगर आप उस व्यू से कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन लेता तो आईसीसी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल में सिवियर पेनल्टीज इंप्लीकेट हो सकती थी। लेकिन जो ये प्रेसिडेंस है ना खेलने का पाकिस्तान के साथ, वो आईसीसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है बीसीसीआई का, जब वो कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपकी भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया। एक और चीज आप ज़हन में रखें कि ये जो फैसला हुआ था, न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान को इजाजत मिली थी 2027 तक कि वो खेल पाएंगे, और इंडिया ने एक्सेप्ट किया इवेंचुअली ना चाहते हुए।
हुए भी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल फैक्टर है वो ये है कि 10 मई से पहले का वो डिसीजन था। 10 मई के बाद जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन सारी अगर आप चीजें देखें तो इंडिया ने हजीमत उठाई है, पाकिस्तान हैज डन रियली वेल अगर आप सोशो पॉलिटिकल आउटले भी देखें। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है कि अभी बलूचिस्तान में टेररिज्म आपके पास एविडेंस है, हुकूमत ने साफ कहा है कि इट इज इंडिया बैक्ड, जहाँ पे मिलिटेंसी जितनी हो रही है, तो ये डायनामिक्स जो है आपको ये भी मद्देनजर रखना है। तो एवरीथिंग इज नॉट क्रिकेट। ठीक है, यानी पाकिस्तान उन चीजों को यूटिलाइज कर सकता है अगर इसको लीगली टेकअप किया जाए, लेकिन क्योंकि 15 तारीख को मैच है और ये कैटेगोरिकली लिखा गया है उसके अंदर, जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी किया है कि 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलेगा, तो ग्रुप स्टेजेस पे अगर आगे जाके नॉकआउट में मैच होता है, सेमीफाइनल या फाइनल में कहीं आमने सामने होते हैं, तो क्या वो भी इसी डिसीजन पे होगा या उसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा? देखिए, उसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक मैच की प्रोटेस्ट की तो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस जिस मकसद के लिए आपने किया है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को आजाद कराना है फ्रॉम द हेगेमोनी ऑफ ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है इंडिया का। तो उससे आपको देखें, जिस तरह आप पॉलिटिक्स में देखते हैं उसी को आप अगर इस नजरिए से देखें क्रिकेट में, तो इंडिया आपको डॉगमेटिकली ट्रीट कर रहा था। क्या अश्योरेंस थी कि 2027 के बाद वो आपको कंपेल नहीं करेगा कि, क्योंकि बोर्ड तो बाकी बोर्ड जैसा मैंने आपको कहा उनके टेल वैगर्स हैं। 14-2 अगर वो बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं, 14-2 वो आपके साथ 2027 में कर दें, आप कहां स्टैंड करेंगे कि आप इंडिया जाके खेलें? और दूसरा, ये जो आपको ग्रांट मिलती है आईसीसी की एनुअल, ये $38 मिलियन, अब जो है नेक्स्ट जो है वो साइकिल वो 2027 में डिसाइड होना है। अगर वो रेटिंग बेस्ड मॉडल जो वो कंटेम्पलेट कर रहा है वो कर देता है तो आपकी तो मेजर कटौती हो जाएगी, एम्बैरेसमेंट होती, आप भी एक साइड के को टेल वैगर बन जाते। सो आई पर्सनली फील कि अगर अब आपने इंडिया से ना खेलने का फैसला किया है, अनटिल इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट यू और आईसीसी जो है वो सारे फुल मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करे, तब तक आपको इंडिया के साथ प्रोटेस्ट में नहीं खेलना चाहिए कम वॉट में। ठीक है, और एक चीज ये भी कि पाकिस्तान का एक 7 तारीख को नेदरलैंड से मैच है, 10 को यूएसए के साथ है, फिर 15 को इंडिया के साथ है। सो डिसीजन हमने जरा जल्दी ले लिया, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए था, पॉइंट्स टेबल को देखकर उसके मुताबिक डिसीजन लेते, या राइट टाइम कि इतना मौका आईसीसी को भी दिया कि निगोशिएट कर सके? इट वॉज एन एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ कि बहुत राइट टाइम पे आपने ये डिसीजन लिया एंड इट्स अ जॉब वेल डन। क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर जो है वो तो भेजेगा ना जितना भी ये नुकसान है वो आईसीसी को, आईसीसी कोशिश करेगा कि वो आपको वो नोटिस भेज दे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नाउ यू कैन स्टैंड वेरी स्ट्रांगली ऑन 2 फीट। इट्स अनलाइक जो 2014 या 16 में पाकिस्तान ने केस किया था और इंटरनेशनल इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में माइकल बेलॉफ के सामने यू कुडंट सस्टेन, क्योंकि खाली पेपर पे था, एग्रीमेंट नहीं था। बट अब तो आपके पास ना सिर्फ उनके पॉलिटिकल पैराडाइम्स में दिखाने को है कि किस तरह उनकी इंटरवेंशंस होती हैं बलूचिस्तान में, कैसे वो 18 साल से आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे और आपको कितना नुकसान पहुंचाया है। सो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना आसान होगा अब आईसीसी के लिए, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आप क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ पे या रैंकिंग पे ना जाइएगा, जो आपकी ब्रांड इक्विटी है वो बहुत बड़ी है आईसीसी के फ्रेमवर्क में। और निगोशिएट हो सकता है इस मैच से पहले तक, डिसीजन रिवर्स हो सकता है किन कंडीशंस पर अगर होता है तो? नहीं, देखें, प्रिंसिपल स्टांस आपने लिया, नेगोशिएट वो क्या करेंगे? ठीक है ना, नेगोशिएशन तो अब आपको ये देखनी पड़ेगी कि वो किस पैराई में रख के आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अभी उनके लिए आसान नहीं है। मतलब ये आपका हिल गया वर्ल्ड कप जो है, ये 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान अगर 15 को मैच नहीं होता ये इसी से हिल गया। और तो आगे देखें, बड़ा जो है वो ब्लो है, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरी दुनिया देखती है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नमान यासा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम मामला जिस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम मामला है, एप्स्टीन फाइल्स खुलती जा रही हैं, हैरान परेशान कर देने वाले इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन शख्स था जो बच्चों के टुकड़े कर रहा था, उनका गोश्त खा रहा था, उनकी आंतें खा रहा था। ये खौफनाक इंकशाफ भी एप्स्टीन फाइल का हिस्सा है। सच यही है कि जेफरी एप्स्टीन की नई फाइल्स ने दुनिया के ताकतवर तरीन हलकों की खुफिया, मुतनाज़े, रंगीन और ऐशो इशरत से भरपूर दुनिया को बेनकाब कर दिया है, जिसका तसव्वुर भी आम इंसान नहीं कर सकता। यह महज फाइल्स नहीं, यह बंद दरवाजों के पीछे लिखी गई वो कहानी है जिसके हर सफ़े पर इक़्तिदार, दौलत, अखलाकियात और जिनसी बेरारवी के धब्बे वाज़े दिखाई देते हैं। यह वो दुनिया है जहां अमरीकी सदूर, शाही खानदान,
अरबपति कारोबारी शख्सियात और आलमी सियासी और मुआशी अशराफिया के नाम एक ही फाइल में दर्ज हैं। खतो किताबत, खुफिया मुलाकातें, निजी दौरे और ताल्लुकात जो कल तक अफवाह समझे जाते थे, आज बाकायदा दस्तावेजी शक्ल में दुनिया के सामने आ चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स की आखिरी खेप में तकरीबन 30 लाख सफात हैं, 2000 वीडियोस और 1,80,000 तस्वीर शामिल हैं। यह डाटा नहीं, ताकत के नशे में डूबी जिनसी गुलामी, इस्तेहसाल और बेहयाई की वो तस्वीर है जो इखलाकी और कानूनी सरहदों को शर्मा रही है। इन दस्तावेजात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक व्हाइट हाउस मुशीर, एक NFL टीम के शरीक मालिक बिल गेट्स, शहजादा एंड्रयू, एलॉन मस्क, अमेरिकी वजीर तिजारत हावर्ड लिटकन, साबिक ट्रंप मुशीर स्टीव बैनन और न्यूयॉर्क जायंट्स के शरीक मालिक स्ट्रेटिश समेत दर्जनों ताकतवर शख्सियात के नाम सामने आए हैं। फाइल्स के मुताबिक शहजादा एंड्रयू ने घर में नजरबंदी के खात्मे के बाद एप्स्टीन को बकिंगम पैलेस मदऊ किया। यह उन दावों के बिल्कुल बरक्स है जो उन्होंने 2019 में BBC के प्रोग्राम न्यूज नाइट में किए थे, जहां उन्होंने कहा था कि 2008 में फ्लोरिडा में 14 साल लड़की से जिनसी ज्यादती की सजा के बाद उन्होंने एप्स्टीन से ताल्लुक खत्म कर दिया था। मगर सितंबर 2010 की ईमेल्स बताती हैं कि एप्स्टीन लंदन के दौरे के दौरान शहजादे से निजी वक्त मांग रहा था और राब्ता बदस्तूर कायम था। एक मुबैना मुतासरा खातून के वकील के मुताबिक खातून ने इल्जाम लगाया कि एप्स्टीन ने उन्हें एंड्रयू के साथ जिनसी ताल्लुक के लिए बरतानिया भेजा। यह वाकया मुबैना तौर पर 2010 में रॉयल लॉज में पेश आया। खातून ने दावा किया कि रात गुजारने के बाद उन्हें बकिंगम पैलेस की सैर और चाय भी दी गई। BBC ने मौकफ मांगा मगर शहजादा एंड्रयू की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। फाइल्स में सारा फर्गूसन के एप्स्टीन से माली बदल देने का इतराफ और रिहाई के बाद एप्स्टीन को शादी की पेशकश का इंकशाफ भी शामिल है। नई तस्वीर सामने आई तो दबाव बढ़ा और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी तोड़ी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फाइल्स खुद नहीं देखी मगर उन्हें बताया गया है कि ये दस्तावेजात उन्हें बरी जिम्मा करार देती हैं। यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ट्रंप कैसे बरी जिम्मा हो सकते हैं जब इन फाइल्स में उनका नाम 3000 से ज्यादा मर्तबा आया है। अलबत्ता अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक सिर्फ नाम का होना किसी जुर्म का सबूत नहीं और ट्रंप पर एप्स्टीन से मुतल्लिक कभी इल्जाम आयद नहीं हुआ। यह हकीकत है। ट्रंप को बचाने की कोशिश, इसका फैसला वक्त करेगा। इसी दौरान जॉर्ज बुश 1 के खिलाफ भी संगीन इल्जामात सामने आए हैं, जबकि एक मुबैना मुतासरा खातून ने इंटरव्यू में दावा किया कि जॉर्ज बुश ने उन्हें रेप का निशाना बनाया। इस खातून के मुताबिक उसने उसी लग्जरी कश्ती पर बच्चों को टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा। मुबैना तौर पर जॉर्ज बुश सीनियर पर इल्जाम है वो बच्चों का गोश्त खा रहे थे। इस खातून के मुताबिक उसने वहां लोगों को बच्चों की आंतें खाते देखा। ये इंकशाफ लर्जा देने वाले हैं। बिल गेट्स पर भी रूसी लड़कियों से ताल्लुकात, जिनसी बीमारी और साबिक अहलिया मेलिंडा के लिए एंटीबायोटिक्स मांगने पर इल्जामात लगाए गए, जिन्हें बिल गेट्स ने मुकम्मल तौर पर झूठ करार दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ की फाइल्स में न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की वालदा मारूम फिल्मसाज मीरा नायर का नाम भी एक ईमेल में आया है, जिसमें 2009 में उनकी फिल्म की आफ्टर पार्टी का जिक्र है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म अमेला की यह पार्टी न्यूयॉर्क के एक टाउन हाउस में हुई, जिसमें बिल क्लिंटन और जेफ बेजोस की शिरकत का भी जिक्र है। नई तस्वीर में एप्स्टीन की साबिक गर्लफ्रेंड कैल्सन मैक्सवेल का किरदार नुमाया है, जिस पर इल्जाम है कि उन्होंने मुतासा लड़कियों की फाहिश तस्वीर बनाई। 2021 के मुकदमे में साबिक मुलाजमा जो जॉन एल्सी ने गवाही दी कि मैक्सवेल हर चीज की तस्वीर बनाती थी। उधर लॉर्ड मेडल्सन पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि दावा सामने आया है कि एप्स्टीन ने उन्हें रुकन पार्लियामेंट के दौर में $75,000 दिए थे। फाइल्स में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जिक्र भी आया, जिस पर भारत में सियासी तूफान बरपा है। 2017 की एक ईमेल में दावा किया गया कि मोदी ने इसराइल के दौरे में एप्स्टीन के मशवरे पर अमल किया और मकसद पूरा हो गया। भारतीय वजारत खारजा ने इसे एक सजा याफ्ता मुजरिम की बकवास कहा, मगर कांग्रेस ने सख्त सवाल उठाए। कांग्रेस के 3 सवाल आज भी गूंज रहे हैं। उन सवालों में यह है कि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन से क्या मशवरा ले रहे थे, ट्रंप के किस वायदे के लिए इसराइल में सरगर्मियां हुई और मकसद पूरा होगा क्या मतलब है। फाइल्स पर एलॉन मस्क ने वजाहत दी है कि वो कभी एप्स्टीन के जजीरे नहीं गए और उसके जहाज पर सफर की दावतें मुस्तरद करते रहे। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस का भी फाइल्स में जिक्र मौजूद है। दस्तावेजात में जमाल खाशोगी के कत्ल, कजाफी दौर के माली सौदों, एहूद बराक के कयाम, स्टीव बैनन के सियासी रवाबित और आलमी मुआहिदों की तफसीलात भी शामिल हैं। आखिर में एक ही सवाल रह जाता है, क्या यह सिर्फ एक शख्स का स्कैंडल है या आलमी ताकत के पूरे निजाम का आईना है। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है। नाज़रीन,
आने वाले वक्त में शायद मजीद इंकशाफात भी इस हवाले से। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक बार फिर मुल्कगीर एहतजाज के नारे लगा रही है। हर चौक को डी चौक बनाने के दावे हैं, मगर दूसरी जानिब हालात और वाकयात बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। पार्टी वाज़े तौर पर तकसीम का शिकार है। कमांड किसके हाथ में है? अलीमा खान, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर या फिर सुहेल आफरीदी? अब हाम हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, कारोबार और मईशत, कोई एक भी अवामी मसला तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर दिखाई नहीं देता। सियासत का महवर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बानी की जात। इसी एक नुक्ते को लेकर पहले भी बारहा एहतजाज, जलसे, रैलियां और धरने दिए गए। सोशल मीडिया पर तूफान उठा मगर फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी अंदर से तकसीम है। मुखालिफिन के इल्जामात पर शेख वक्कास अकरम की मुबैना ऑडियो लीक मोहर तस्दीक सब कर रही है। सुहेल ने वहां जाते ही बयान दे दिया था कि वर्कर्स को नहीं, सिर्फ एमएनएस एमपीएस को हमने कॉल की है। एक रात पहले केपी हाउस में मीटिंग हुई है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडयाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वही फाइनल कर लेना था, तमाम एमपीएस को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। जब अब रात 8 बजे डिसाइड करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं और कोई एमपी 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, हेलीकॉप्टर और जहाज तो किसी के पास नहीं है, तो इसमें एमपीएस एमएनएस का कसूर नहीं है। जिन्होंने प्लान किया था दे शुड हैव प्लान्ड इट प्रॉपर्ली। सेकंडली, अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने धरना देना ही था तो कम से कम अपने 90 एमपी तो साथ लेके आते। पानी से मुलाकात हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी से, हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त गर्म पानियों में है। कहीं भी बात बनती नजर नहीं आ रही। बाड़ा जिरगे ने भी पीटीआई हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया, जो जमीनी सियासत में एक और खतरे की घंटी है। फाइनल डील की गूंज कमजोर और गवर्नर राज की सरगोशियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या 8 फरवरी को फ्री हैंड मिलेगा या हनी हाथों से निपटा जाएगा? मंजरनामा क्या हो सकता है? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुनीफ फारूक साहब, काजी सईद साहब और माजिद निजामी साहब ने। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तीनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, अब मोहम्मद मालिक साहब की एक खबर जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फुल एंड फाइनल डील की ऑफर की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह ऑफर किया जा रहा है कि वो एहतजाज ना करें, पार्लियामेंट में वापस आए, कमेटियों का हिस्सा बने, तो 1 साल कबल इलेक्शन हो सकते हैं। यानी मौजूदा हुकूमत 4 साल तक जो है अपना टेन्योर करके फिर इलेक्शन की तरफ जाएगी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी से तैनात होगा और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जाएगी। क्या इस किस्म की कोई डील उनको की जा रही है फुल एंड फाइनल डील के तौर पर? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल भी कोई ऐसी ऑफ़र या डील है, और बल्कि मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ऐसी कोई ऑफ़र या डील तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद नहीं है। ना ही पहले कोई थी, ना ही अब है, और मुस्तकबिल करीब में इसका कोई अंदेशा या अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन भी कोई डायलॉग नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ना ही इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई अब तक मामला किसी जगह पर कोई डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर, और पहले 1 साल पहले इलेक्शन करवाना तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये जहाँ से भी ये चीज़ आई है, ये हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, और मैं ये बात अब आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसी कोई डील इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद नहीं है। अच्छा काजी सईद साहब, क्योंकि ऐसा होता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं 2-2.5 साल बाद अंगड़ाई लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि सिस्टम अंगड़ाई ले रहा है। जिस किस्म का कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत का और जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, वहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रेक थ्रू की उम्मीद रखनी चाहिए या उनको फिर हिकमत अमली अब तब्दील कर ही लेनी चाहिए? देखें, जो हालिया लीडरशिप है, मेरी मुराद इमरान खान साहब से है, वो उनको कोई डील ऑफर इस तरह की करेगा भी तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके जितना पॉलिटिकल कैपिटल है वो डिफेंस में है। और वो अब वो ये पता नहीं फीलर क्यों फेंका गया या क्या वजह थी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन बात ये है कि देखे ना, आप टोटल सब सर्विस डिमांड कर रहे हैं। 2.5-3 साल तो उसको जेल में हो गए हैं, उसको आदत भी हो गई जेल में रहने की, ठीक है। फिर ये कि वो अपने तय जो यहाँ पे सरकार के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, जाहिर है वो उसी के मुंतजिर होंगे, क्योंकि मैशत का जो बुरकस निकाला है इन 2-2.5-3 सालों में वो तो आपके सामने ही है। तो उसकी कोई क्वालिटेटिव चेंज आती है या नहीं आती, लेट्स सी। पूरी दुनिया एक टर्माइल में है, माशी टर्माइल में भी है और सियासी टर्माइल में भी है, जंगें भी जारी हैं, तो ये सिलसिला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल मुनीब भाई से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ना ही डील ऑफर की गई है, ना ही डील खान मांग रहा है। वो मांग रहा है यार इलेक्शन का रिजल्ट ठीक करो, वो मांग रहे हैं, वो चीजें दी नहीं जा सकती।
तो वो देने का तो मतलब ये है कि पूरा जो एडिफिस और सेटअप बनाया है, लेकिन वो काजी साहब वापस कर अगर दें। ये दिया नहीं जा सकता तो आइंदा आने के लिए बात क्या की जा सकती है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कुछ बेहतर तरीके से हो जाए? आप ना इंतखाबात और जमहूरियत का ना फातिहा पढ़ दें। पूरी दुनिया में जो अब आपको एक मूवमेंट नजर आती है टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी, ये जो जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स और रूल बेस्ड दुनिया थी, ये इसकी तदफीन तकरीबन हो रही है। क्योंकि आज की जो रूलिंग क्लासेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो बाहर हो, वो इस किस्म का जमहूरी मजाक अब बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ये इलेक्शन ये ठीक है, मैं आप बोल रहे हैं, हम नौकरियां भी लगी हुई हैं हमारी, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। वरना अब जमहूरियत शमूरियत इलेक्शन ये वो, यार मुझे बताएं, मुझे नहीं पता कि अब तो बात प्रेस क्लब के इलेक्शनों तक आ गई है। मुझे ये बताएं ना कि आपने जमहूरियत नाम की अगर कोई चीज थी भी, वैसे मेरे कोई अलूजन उसमें नहीं थे, एक क्लास रूल था, मगर चले कुछ सिमिलर्स थी थोड़ी बहुत, तो वो भी अब खत्म हो गई है। अब जो है उसका देहांत हो चुका है। अब कोई क्वालिटेटिव चेंज अब मैं कहता हूं तो ये कोई जेन जी जैसा काम हो जाता है, या कोई तहरीक वो बनने नहीं देगी, क्योंकि उसकी तहरीक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद पीटीआई है। नहीं, वो तहरीक बन भी जाएगी तो क्या वो मसाइल हल कर पाएगी? ये भी तो एक आम सवाल है। मैं दोबारा आता हूं। तहरीकें बन जाती हैं, मसाइल तो पता नहीं हल होते हैं या नहीं होते, मगर जब तहरीक मिस्र में बनी थी तो हुस्नी मुबारक साहब की रिहाइश जो है वो सदारती माल से जेल में चली गई थी जब बनती हैं। तो ये अलग बात कि उसको वो मंजिल ना मिल सकी और सीसी अल फतह दोबारा वापस आ गए, क्योंकि सीरियस अल्टरनेटिव और लेफ्ट की पार्टी वहां नहीं थी। जहां जहां भी हमें हुकूमतों के तख्ते उलटते नजर आते हैं, वहां पर एक अल्टरनेटिव ना होने की बायस उसी तबके का एक नया ग्रोह आके काबिज हो जाता है, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, और भी बहुत से मुल्कों में हमने सवाल तो यही है, कोई हल भी तो होना चाहिए ना। कोई तहरीक चल जाए, कुछ भी हो जाए, वो हल भी तो होना चाहिए। माजिद निजामी साहब, क्या ये सारा जो टेन्योर गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किलात के अंदर, और जिस सिचुएशन पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब तो 8 फरवरी में उस तरह के एहतजाज की बात भी नहीं करते, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर या वैसे फैन फॉलोइंग में तो इजाफा आपको नजर आता है? हुकूमत खुद एतराफ़ करती है कि लोग उस साइड पर खड़े हैं, लेकिन क्या हकीकी मायनों में जो सियासत वो करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, उसमें उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक की सूरत हाल में तो उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या इस वक्त सिस्टम को कोई डील ऑफर करने की जरूरत है भी या नहीं है। तो इस सवाल का अगर हम जवाब तलाश करेंगे तो फिर इस तरह की जितनी भी साजिशी कहानियां या मफरूजे हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो इस वक्त मेरे ख्याल में सिस्टम को एक डील ऑफर करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि ना तो कोई ऐसा दबाव मौजूद है, और बयानिए का दबाव माजिद साहब आप नहीं समझते मौजूद है? जी देखिए, सिस्टम को तो मानना पड़ेगा। 2018 में मौलाना फजलुर रहमान भी धरना लेके इस्लामाबाद आए थे, तो पहली बात उनसे यही की गई थी कि इस सेटअप को मान के आगे चलेंगे तो बात होगी। तो इसलिए वो जो पहला नुक्ता डिस्कस होना है उसी पे इख्तलाफ मौजूद है। और दूसरा मामला जो मईशत का है, उस पर भी ये बात दुरुस्त है कि मईशत के हवाले से ये जो मुआशी उड़ान के दावे हैं, या उसके दूसरी जानिब जो बयानिया बनाया जाता है कि ये बेरोजगारी की शरह 20 सालों में इस वक्त सबसे ज्यादा है, या अवाम की कुव्वत खरीद खसूसन शहरी इलाकों में वो भी कोई 20% जो है वो गिर चुकी है। तो इस सब के बावजूद गवर्नमेंट मुआशी बहरान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक नहीं करना चाह रही। उनके ख्याल में सियासत ऐसे ही चलती रहेगी तब भी वो मईशत को संभाल लेंगे। तो ना तो कोई सियासी दबाव है, और ना ही मईशत के लिहाज से हुकूमत ये चाहती है कि स्टेक होल्डर्स को वो जमा करे। तो दोनों सूरतों में फिर जब हम इस सारी कहानी का जवाब देखते हैं तो ये पता चलता है कि अगेन वही बात है कि सिस्टम को इस वक्त जरूरत नहीं है ऐसी डील ऑफर करने की। ठीक मुनीर साहब, अब क्योंकि एक खबर तो ये आई, एक दूसरी खबर भी साथ आई, और वो डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर है, उन्होंने वो खबर दी कि इमरान खान को जब अस्पताल में लेकर गए तो वहां पर कोई सीनियर वजीर भी मौजूद थे। तो क्या कहीं ना कहीं किसी सतह पर कोई मुलाकात, कोई बात हुई? क्योंकि कुछ अरसे से ये बात तो की जा रही थी, वजीर आजम भी कहीं ऑफर करते थे, बाकी लोग भी कहीं ऑफर करते थे, कहते थे स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं, हमारी बात मान लें। तो किसी ने कोई राब्ता या मुलाकात की है?
देखिए, इस बात की अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि किसी सीनियर वज़ीर की तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हो। अलबत्ता अगर चलें अज्यूम भी कर लिया जाए कि अगर मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी हो सकते हैं कि उनकी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से हुई हो, लेकिन फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि जितनी डिस्कशन इस पर हम कर चुके हैं, जितना तनाव है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब या यानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, तो उसमें कोई भी सिरे से ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मुलाकात हुई हो और उस मुलाकात में क्या बात हुई हो। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ज़रूर बातचीत हो सकती है अगर किसी से हुई हो, लेकिन इसकी अभी तक कोई इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही। ये खबर है, एक दावा है, इस तरह से उसकी तरदीद भी नहीं आई, इसकी तायीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो रिपोर्टर हैं, मैं उनकी खबर की ज़रूर इज़्ज़त करता हूँ। अगर उनके पास ये खबर है कि कोई सीनियर हुकूमती शख्सियत उनसे मिली है तो उनके पास उन अपने ज़राए होंगे, लेकिन कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब से किसी की कोई बातचीत या मुलाकात या कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, ना पहले थी ना अब हो रही है, और इसमें कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। इमरान खान साहब के मामलात जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि उनमें एक बिल्कुल वो स्टैगनेंट हो गए हैं अपनी जगह, ठीक है, यानी मामलात में कोई तब्दीली भी नजर नहीं आ रही। काजी सईद साहब, अब एहतजाज की बात हो रही है, उसको कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा, और वो एहतजाज इसीलिए हो रहा है कि किसी न किसी तरह दबाव डाला जाए हुकूमत पर, और हुकूमत बात कर सके, या एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए कि देखिए हमारी भी इतनी पावर है, इतनी स्ट्रीट मूवमेंट है कि हम अभी भी एक पॉलिटिकल हैसियत रखते हैं और इसलिए हमारी बात भी मानी जाए। जिस तरह माजिद निज़ामी साहब ने कहा या मुनीफ फारूक साहब भी कह रहे हैं कि बात करेंगे क्यों। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तरीके और जो हुकूमत चाहती है उनसे पीटीआई वही कर रही है? ना तो धरना लेकर आ रहे हैं, ना कोई लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं दुकानें बंद होंगी और इस तरह का होगा। तो आपको लगता है कि बगैर डील की तस्दीक किए सूरत हाल वहीं चली गई है, या 8 फरवरी को कोई बहुत बड़ी चीज कर देगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ? मेरा नहीं ख्याल। देखें, इस वक्त एक गुंजाइश है पार्टी की, क्योंकि हमने देखा है कि अब 30-40 साल जो गुजरे हैं, लेफ्ट की स्पेस बन गई है, और दुनिया में जितनी भी हसाती जो लीडरशिप इमर्ज कर रही है वो लेफ्ट की कर रही है, चाहे वो ममदानी की हो। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तीनों राइट विंग पार्टियां हैं, तीनों ही ये जो बेहुदा नजरियात हैं प्राइवेटाइजेशन के, और ये जी नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है, ये जो पिट चुके हैं तारीख में, जूते पड़ रहे हैं इस तमाम नजरिए को, जिस मुल्क में चले जाएं, ये क्यों जंगें लगी हुई हैं। पूरा एक सिस्टम रॉटन टू दी कोर है, और एक सरमायादारी की जो हमें इतना बड़ा बुरान नजर आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि खुदरो मूवमेंट्स बन रही हैं। 2 दिन पहले ये जो मिनीसोटा में जो कुछ हुआ, लोग अपने तौर पर तहरीकें बना रहे हैं, लीडरशिप अभी वहां नहीं है। तो बात यह है कि ये नहीं कि यहाँ तहरीक की जगह मौजूद नहीं, ये कश्मीर वाले साबित कर चुके हैं कि मूवमेंट बन सकती है अगर उसके रियल इश्यूज हों। तो उसमें कोई पार्टी शामिल नहीं थी। बाय द वे, जो कुछ नेपाल में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी और लीडर नहीं था, ग्रुप्स थे स्टूडेंट्स के, जो इंडिकेट करते हैं कि तारीख का पहिया घूम के वहीं आ गया है। 60-70s की तरह आज लेफ्ट की भी सियासत मांग रही है तारीख, और लोग मुराद क्या है कि बंद करो फ्रॉड। ऊपर जो है पिछले 4 सालों में 1 लाख अरबपति बने हैं, और 2.5-3 अरब बंदा और पॉवर्टी से नीचे गिर गए पूरी दुनिया में। तो बात यह है कि जहां जहां मसलन ज़ारा सुल्ताना जो बात करी है बरतानिया में, वो उड़ा के रख देगी अगर उसकी पार्टी निकले। जो भी वो जर्मी कॉर्बिन तो खैर क्लास कोलैबोरेशन का आदमी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूद है, मगर ये कैसी आयरनी है, ये कैसा एक मखमसा है कि पाकिस्तान में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा तहरीक की जरूरत है, वो खुद उस पर रुकावट है। मिसाल के तौर पर ये PIA के साथ जो खिलवाड़ हुआ, इसमें क्या पोजीशन ली मुदव्वल साहब ने, जो टीवी पे आके बैठे थे जी, बड़ा अच्छा हो गया जी। उसके बाद मतलब ये बुनियादी चीजें हैं। या अभी आपने 14,000 बंदा बेरोजगार किया, ये जो यूटिलिटी स्टोरों वाले 14,000 फैमिली बर्बाद हुई। कोई पार्टी गई उनसे? आज हर रोज चौक बंद होता है, कभी क्लर्क्स आ रहे हैं, कभी तो ये है रियल क्लासेस ना। ये वो लोग हैं जो समाज को चलाते हैं। साफी चलाता है समाज को, MNA चलाता है, ब्यूरोक्रेट चला रहा होता है, यही मेहनत कश बेचारे। अब उनकी आप बात ही कोई नहीं करते। इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई थी, 10 लाख रुपया दिया, आई डू अप्रिशिएट दैट। लेकिन बात क्या है कि भाई आप लोग तड़प के सियासत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी भारत ठीक नहीं है,
और मगर आगे लीड करने को कोई तैयार नहीं है। मतलब है कि 3-4 ग्रुप हैं, जो एक म्यूजिकल चेयर होता है नरपतियों का, एक उठता है लुट मार करके तो ताजा दम दस्ते आ जाते हैं, फिर वो लुटते निकल जाते हैं। व्हाई पीपल वुड कम आउट? इतनी दगरगूं सूरत हाल में वो अपने घरों में बैठे हैं, थोड़ा बाहर डंडे भी खान आके तुहाड़े लिए ताकि तुहाड़े वोट ठीक गिने जाए और आपका सरकारी गाड़ी पे पीएम का झंडा हो। नो, मूवमेंट की जरूरत है। मूवमेंट दुनिया में हर जगह पे बन रही है। लेकिन काजी साहब मेरे ख्याल से शायद लोग निकल भी आते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी तो देखा उस तब्दीली ने उनको दिया गया वो एक बयानिया, कई कारकर्दगी तो नजर नहीं आई ना उनको। माजिद निजामी साहब, एक तो जो सबसे पहले काजी साहब ने अभी बात की कि एक स्पेस क्रिएट होती जा रही है और फिर एक ही साइड की सारी पार्टियां हैं, आपको लगता है कि वाकई एक स्पेस क्रिएट हो रही है? पहले उस स्पेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कवर किया, अभी आपको लगता है कि स्पेस क्रिएट हुई है वो अभी भी खाली है? देखिए, मेरी राय इसलिए मुख्तलिफ है कि दुनिया में अभी तक दो ऐसे तरीके हैं कि जिनसे तब्दीली लाई जाती है। एक तो इनकलाब है और दूसरा इर्तिका है। तो रेवोल्यूशन के बाद भी दुनिया में गुज़िश्ता 20 साल की जितनी भी बैनुल अक़वामी मिसालें हैं उनमें एवोल्यूशन की जानिब ही गया गया है। वो जो सिस्टम मौजूद था उसी को चलाने की कोशिश की गई है, नया सिस्टम नहीं बना। अभी हालिया मिसाल जो बांग्लादेश की है उसमें भी 1-1.5 साल के अरसे के बाद फिर वही इलेक्शंस हैं, वही सेटअप है, उतनी ही सीटें हैं जितनी हसीना वाजिद के दौर में थी, अब भी उतनों पर ही इलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये जो हुक्मरान अशराफिया का तस्करा किया जाता है उसमें बेहतर हल यही होता है कि इर्तिका के जरिए चीजों को हल किया जाए और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए हुकूमत अपोजिशन को इतनी गुंजाइश दे दे कि उनको किसी इनकलाब की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि इनकलाब के बाद भी दुनिया के अंदर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं है। तो अभी जिस तरह हम 8 फरवरी की बात कर रहे हैं तो उस दिन भी चूंकि इतवार का दिन है और बसंत भी है लाहौर में, तातील को भी तहरीक इंसाफ अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है कि देखें जी दुकानें नहीं खुली। लेकिन हड़ताल वही कामयाब होती है जो पीर से जुमेरात के दरमियान किसी दिन हो। उस दिन पता चलता है कि अवाम किस पार्टी के साथ हैं या किसके साथ नहीं है। एमएमए जुमे के दिन की हड़ताल किया करती थी और उस दिन भी वो कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर लेते थे। तो अगर संडे की हड़ताल है और उसके बाद तहरीक इंसाफ ये दावा करे कि जी वो हड़ताल बहुत कामयाब थी, तो उसमें महज हड़ताल का फैक्टर नहीं होगा बल्कि उसके अंदर छुट्टी का फैक्टर भी बिल्कुल मौजूद होगा। ठीक है, और यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह फायदा भी नहीं दे सकेगा। अब मुनीफ फारूक साहब, एक तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, जिस तरह अभी जो है वो माजिद निज़ामी भी कह रहे हैं कि वो इतवार का दिन है, इतवार के दिन तो वैसे ही मार्केटें बंद होगी, उसकी फुटेजेस बना के सोशल मीडिया पर लगा दी जाएंगी, और फिर उस एहतजाज से क्या कोई तब्दीली आ सकती है? और अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा हुई एहतजाज की तो हुकूमत का रवैया कैसा होगा? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 8 फरवरी के हवाले से, वो चकज़ई साहब की कॉल है, उसको वो ज़रूर कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग निकलें। सोहेल आफरीदी साहब भी इस मामले में वो भी एक स्ट्रीट मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए और उसको रेलेवेंट रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ये होगा, दीगर शहरों में भी अगर ये होता है और अगर वाकई पहिया जाम किया जाता है, तहरीक इंसाफ कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की पोजीशन में रहती है और कुछ असर ज़रूर डलता है, तो तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 8 फरवरी का एहतजाज 9 फरवरी को उसका क्या मुस्तकबिल होगा? 9 फरवरी वैसे ही आएगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ना ही कोई बड़ी सियासी तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, ना इमरान खान साहब बाहर आने जा रहे हैं, ना कोई मसाइल का हल होने जा रहा है। तो फिर इस एहतजाज, जो कि एक टोकन एहतजाज ये लगता है, इसमें अगर खुदा न खास्ता ये वायलेंट हो जाता है एहतजाज, जिसके नतीजे में हुकूमत का रवैया सख्त हो जाता है, तो वो एक नया डिज़ास्टर ज़रूर क्रिएट हो सकता है, जैसे नवंबर 2024 में हुआ था। लेकिन उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के तमाम तर ज़ोर के बावजूद कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया था इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के लिए। अब भी जो 8 फरवरी का एहतजाज है, अगर वो किसी हद तक कामयाब होता है तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो नाकामयाब हुआ और कुछ भी ना निकल पाया उसमें से, तो तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा। लेकिन जो दो बुनियादी मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक तो इस वक्त इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक है और दूसरा कानूनी तौर पर जो मामला चल रहे हैं उस पर रिलीफ है, जिस पे तोशा खाना के केसेस हैं या कुछ आने वाले केसेस हैं जो जिनकी शायद अपीलें ही नहीं लग रही, तो उसमें किसी हद तक कोई रिलीफ हो सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इस वक्त डील कर रही है, वो कोई सख्त एहतजाज की बात भी नहीं कर रही, वो उस तरह में जेल तोड़ कर ले जाएंगे वो भी बात नहीं कर रही, तो कहीं कोई रिलीफ मिलेगा?
देखिए, इमरान खान साहब के केसेस जिनमें उनको कन्विक्शन हो चुकी है, तो शाखाना 1 में हुई हुई है, ज़ाहिर बात है 190 मिलियन पाउंड केस में हुई है, तो शाखाना 2 में ये मामलात हैं जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई है। तो फ़िलहाल तो इसमें कुछ नज़र नहीं आता कि उनको कोई भी टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। इनफैक्ट जो GHQ हमला केस है उसके हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं है कि अभी उसका ट्रायल चल रहा है, उसका नतीजा कब तक निकलता है, क्या होता है। इसी तरह नवंबर 2024 के कुछ केसेस हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो फ़िलहाल कोई उस तरह रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा। उनकी अपील भी फ़िक्स होते नज़र नहीं आ रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जहां पहले मामला फंसा हुआ था वही मामला फंसा हुआ है। कोई रास्ता फ़िलहाल निकलता हुआ या इवन टेम्परेरी रिलीफ हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये देख भी रही है ना कि उसको करना क्या है मुस्तकबिल के अंदर। तो उसकी हिकमत अमली आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं तब्दील होती हुई नजर आएगी? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर मसाइल तो बहुत बेशुमार हैं और इस वक्त वो ही इज़ इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वो उनके ताल्लुकात ना सिर्फ वफाकी हुकूमत से कशीद हैं बल्कि पिंडी से भी जो उनके ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर हैं। यानी 8 फरवरी ही बताएगी और फैसला करेगी कि अब क्या होगा और उससे आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुनीर फारूक साहब मौजूद थे, काजी सईद साहब मौजूद थे और बाजिद निज़ामी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंतास मुआहिदे पर भारत के गैर कानूनी एकतरफा इकदाम अब आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में सलामती कौंसिल के आर्या फार्मूले इजलास में दुनिया के 40 ममालिक ने इस मसले पर गौर किया, जबकि भारत ने इजलास में शिरकत से गुरेज किया मगर सवालात से बच न सका। कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह किया कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पाबंदी करना लाजिम होता है और उन्हें मुअत्तल करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुक़र्ररीन ने खबरदार किया कि मुआहिदों को कमज़ोर करना इलाकाई ही नहीं आलमी सलामती के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान ने दो टोका मौक़िफ़ अपनाया कि सिंतास मुआहिदा आज भी मुकम्मल तौर पर मौसर है। सवाल यह है कि क्या दुनिया मुआहिदों की हुर्मत बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डट हुआ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।